नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप निरंतर हमारी वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कल की वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो शिहाबुद्दीन इल्तुतमिश की चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, और आज हम बात करने जा रहे हैं रजिया सुल्तान की। दोस्तों सबसे पहले तो जो दोस्तों ये बात जान लीजिए कि आखिर रजिया सुल्तान का जो टॉपिक है वो आखिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं दोस्तों बता दूं, रजिया सुल्तान का सुल्तान बनना मध्यकालीन भारत की ही नहीं अपितु पूरी विश्व की एक अपूर्वतम घटना थी कि जो ना कहीं घटी थी और ना ही किसी देश में, ना ही किसी बड़े देश में। दोस्तों यानी हम कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की ही नहीं विश्व की पहली महिला सुल्तान थी। चलिए दोस्तों रजिया सुल्तान की बात हम करते हैं। देखिए दोस्तों, बात है 1236 की। 1236 में इल्तुतमिश की दोस्तों मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? इल्तुतमिश की। बिल्कुल समझ लीजिए, मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पूर्व उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी रजिया जो है वो अगली शासिका बने। इसका कारण ये था कि दोस्तों जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था तो उसके टोटल अगर 11 पुत्रों, वैसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने दिए हैं, मगर अगर हम मान लेते हैं कि उसके 11 पुत्र थे दोस्तों, तो उन 11 पुत्रों में कोई भी योग्य दोस्तों नहीं था। ना ही वो कूटनीतिज्ञ थे और ना ही अन्य बहादुर थे और ना ही सैन्य शिक्षा में वो दोस्तों पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। मगर रजिया एक ऐसी बेटी थी इल्तुतमिश की जो घुड़सवारी करने में, तीर धनुष चलाने में, तलवार चलाने में, युद्ध कौशल में बहुत ही निपुण थी और कूटनीति में भी दोस्तों उसका कोई जवाब नहीं था। तो इल्तुतमिश अपनी इस बेटी की प्रतिभा को दोस्तों बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वह अपने शासन के दौरान सरकारी कार्यों में भी और अन्य कार्यों में भी दोस्तों रजिया सुल्तान से वो सलाह मशवरा करता था। ये बात उसके पुत्रों को दोस्तों बिल्कुल अखरती थी कि हमारे होते हुए हमारे अब्बूजान अपनी बेटी की क्यों सलाह लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो रजिया के साथ जो मतभेद थे वो शुरुआत से ही थे, इल्तुतमिश के समय से ही थे। तो इल्तुतमिश ने मृत्यु से पहले ही इच्छा जाहिर की थी कि उसकी बेटी रजिया सुल्तान बने, मगर इसकी जो पत्नी थी इल्तुतमिश की दोस्तों, हम बात करें जिसका नाम आपने सुना होगा जरूर, शाह तुर्कन। क्या नाम था दोस्तों? शाह तुर्कन, जो एक धूर्त महिला थी। कौन थी? धूर्त महिला थी और काफी एक चालाक महिला थी। इसने अमीरों की सहायता से इल्तुतमिश पर दबाव बनाया कि जो सुल्तान कोई लड़की नहीं हो सकती है, जो सुल्तान बनेगा वो बेटा बनेगा। और सुल्तान बना दोस्तों इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन। नाम याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब अगर बात हम रुकनुद्दीन फिरोज शाह की दोस्तों कर लें तो ये एक अयोग्य शासक साबित हुआ, जो भोग विलास के जीवन में ही पड़ा रहता था महल के अंदर और इसका बाहरी चीजों से कोई मतलब नहीं था। और यह एक अयोग्य शासक था दोस्तों। इसका परिणाम ये निकला माफ करें दोस्तों थोड़ा सा, इसका परिणाम दोस्तों ये निकला कि जो वास्तविक दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह से हट करके चली गई एक क्रूर महिला शाह तुर्कन के हाथों में, जो मैंने बताया इल्तुतमिश की पत्नी थी। ठीक है, जब शाह तुर्कन के हाथों में सत्ता चली गई तो इसने क्या किया, शाह तुर्कन ने उसके महल में जो उसके दुश्मन थे इसने उनको चुन चुन कर पकड़ पकड़ कर उनका कत्ल करवाना शुरू कर दिया। इससे जो वहां के अन्य तुर्क अमीर थे वो घबराने लगे कि कल तो इनका नंबर था, ऐसा ना हो आज हमारा नंबर आ जाए। और वो कहते थे कि हमने रजिया का विरोध इसलिए किया कि कोई महिला हम पर शासक नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो शाह तुर्कन ही डायरेक्टली ऑर्डर फॉलो कर रही थी और वही हम पर शासन कर रही थी। अगर किसी महिला का ही शासन हमको चाहिए तो इससे अच्छा है कि हम रजिया को ही सुल्तान बना दें। किसको सुल्तान बना दें दोस्तों? तो रजिया को ही सुल्तान बना दें। तो प्रारंभ में क्या किया, तुर्क अमीरों ने दोस्तों रजिया का समर्थन कर दिया और
1236 में, ये नवंबर के समथिंग के दोस्तों बात है, रजिया ने क्या किया, अमीर लोगों से बात की, चर्चा की, परिचर्चा की और लाल वस्त्र धारण करके दोस्तों, लाल वस्त्र धारण, अगर आपको याद होगा दोस्तों, लाल वस्त्र ही क्यों धारण किए, क्योंकि लाल वस्त्र दोस्तों न्याय के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? न्याय के प्रतीक थे। ठीक है दोस्तों, न्याय के प्रतीक थे तो लाल वस्त्र धारण किए और टोपी पहनकर उसने राजमहल में प्रवेश किया और एक जोरदार भाषण दिया कि मैं आपको शाह तुर्कन के अत्याचारों से निजात दिलाऊंगी और अपनी प्रजा की खुशी के लिए मैं शासन करूंगी। उसके भाषण से जो तुर्क अमीर थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और 1236 में ही दिसंबर के आसपास दोस्तों रजिया का राज्याभिषेक कर दिया गया। रजिया का दोस्तों क्या कर दिया गया? राज्याभिषेक कर दिया गया। अब जैसे ही रजिया शासिका बनी दोस्तों, उसने क्या किया, वो हाथी पर बैठकर जाती थी अपना जनता के बीच में, उनकी बातों को सुनती थी और जो कुछ भी उनके लिए करने वाला होता था उनकी समस्याओं के हिसाब से वो निर्णय लेती थी। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि शुरुआत में तो रजिया सुल्तान का कोई ज्यादा वो नहीं रहा, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे। अचानक से दोस्तों एक और घटना घटी। ठीक है, और आप जानते होंगे कि इसके खिलाफ जो वहाँ के तुर्क अमीर थे दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या था कि इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे कि क्योंकि तुर्क बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि कोई महिला इनके ऊपर शासन करे। और आज से 1000 साल पहले तो समझ लीजिए लगभग किसी लोगों के मन में था ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सत्ता थी वो पूरी आपकी पूरी की पूरी कैसी थी, पितृसत्तात्मक, पिता का ही दोस्तों शासन रहता था। एक मिनट दोस्तों, आगे दोस्तों घटना यह घटी कि रजिया सुल्तान का क्या था, एक अबीसीनियाई गुलाम था। कौन था दोस्तों? एक अबीसीनियाई गुलाम था जिसका नाम था याकूत। क्या नाम था दोस्तों? एक याकूत, एक जो गुलाम था। क्या हुआ, इसके साथ रजिया की थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ी और उसने क्या किया, याकूत को अमीर ए आखूर के पद पर दोस्तों नियुक्त कर दिया। किस पद पर? अमीर ए आखूर। मैंने आपको बताया शाही घुड़सवार का जो प्रमुख होता था वो अमीर ए आखूर होता था, जो बहुत ही प्रमुख पद माना जाता था। ठीक है दोस्तों, ऐबक को भी मोहम्मद गौरी ने यह पद दिया था। क्या हुआ, याकूत के साथ नजदीकियां दोस्तों बढ़ने लगी रजिया की और तुर्क अमीरों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जो रजिया सुल्तान है उसके याकूत के साथ जो संबंध है बहुत ही नजदीकी संबंध है, यानी इसके ऊपर नाजायज संबंधों का इल्जाम लगाया गया बिना विवाह के दोस्तों। तो अब इल्जाम इसलिए लगा क्योंकि रजिया अपने शासन सत्ता में दोस्तों याकूत से बड़ा सलाह मशवरा करती थी और उसके साथ काफी ज्यादा वक्त बिताना भी दोस्तों चाहती थी। इसी बीच घटना यह घटी, जब ऐसे संबंधों की चर्चा होने लगी तो एक शख्स का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, अल्तुनिया। क्या नाम था दोस्तों? अल्तुनिया, जो शासक था दोस्तों भटिंडा का। भटिंडा आप सभी लोग जानते हैं, आधुनिक पंजाब में पड़ेगा, भटिंडा का शासक था। ये जो शासक था ये रजिया के रूप पर बहुत ही ज्यादा मोहित था और उससे काफी ज्यादा प्रभावित था। ये रजिया सुल्तान से क्या करना चाहता था दोस्तों? विवाह करना चाहता था। तो ये सोचता था कि मेरे दो फायदे होंगे, एक तो मेरा रजिया से विवाह हो जाएगा और दूसरा मुझे दिल्ली सल्तनत की गद्दी भी हासिल हो जाएगी। तो जब इसने सुना कि याकूत के साथ रजिया के अच्छे संबंध नहीं है तो इसने क्या किया दोस्तों, रजिया के ऊपर हमला कर दिया। रजिया के ऊपर हमला कर दिया और रजिया ने बड़ी ही वीर गति से इसका सामना किया और हरा दिया। बाद में फिर जो था बिल्कुल रेडी हो गया दोस्तों। तो रजिया ने क्या किया, भटिंडा खुद जाकर के इसके ऊपर आक्रमण कर दिया अपनी सेना को ले जाकर के। इस आक्रमण में क्या हुआ दोस्तों, रजिया की हार हुई। किसकी हार हुई? रजिया की हार हुई। और रजिया की हार हुई और रजिया को कैद करके अल्तुनिया ने दोस्तों क्या किया, ये नाम याद रखिएगा, अल्तुनिया ने क्या किया, इसको कैद खाने में डाल दिया। और जब कैद खाने में डाल दिया तो कई दिन कैद खाने में बिताने के बाद क्या किया रजिया सुल्तान ने। और इसके पहले एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि याकूत की हत्या दोस्तों
अल्तुनिया ने कर दी थी। यही याकूत जिसे सलाह मशवरा करती थी, इसकी हत्या अल्तुनिया ने अपने आक्रमण के समय कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो जब रजिया को थोड़ा सा उसने कूटनीति की चाल चली कि या तो मैं इस कैद खाने में ही तड़प कर दिन बिता दूंगी, इससे अच्छा है कि क्या करो, अल्तुनिया से विवाह कर लो। तो इसने क्या किया, अल्तुनिया से दोस्तों विवाह कर लिया। और जब अल्तुनिया से विवाह कर लिया तो इसने क्या किया दोस्तों, एक सेना संगठित की और वापस जब आ रही थी तो हुआ ये था कि इल्तुतमिश का जो एक और बेटा था बहराम शाह, दोस्तों कौन था, बहराम शाह, इसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। ये दोस्तों बातें सब 1240 की, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक है, कब दोस्तों, 1240 में। तो जब रजिया यहां से दोस्तों लौट रही थी 1240 में, तो रजिया और अल्तुनिया की सेना का सामना दोस्तों बहराम शाह की सेना से हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, बहराम शाह ने अल्तुनिया की सेना को दोस्तों हरा दिया और रजिया यहां से भाग करके दोस्तों जंगलों में भटकने लगी। इतिहासकार लिखते हैं जंगलों में भटकते हुए थकी हारी जब वह थी तो उसने अपना भेष बदल लिया था। अपने जो कपड़ों के ऊपर उसने कुछ फकीर संतों टाइप के कुछ कपड़े पहन रखे थे उसने, ताकि भिखारी वाले टाइप के ऊपर डाल लिए थे ताकि उसको कोई पहचान ना पाए, क्योंकि उसने सोना चांदी सब पहन रखा था। तो वहां पर दोस्तों एक व्यक्ति कोई मिलता है जो जंगल का ही निवासी था, उसने गरीब समझ करके उसको मतलब कि लाचार समझ करके उसे रोटी दी, जिसे खा करके रजिया क्या थी, सो गई। जब सो गई तो उसका, जब वो सो रही थी तो उसके कपड़े खिसक करके जो अंदर के वस्त्र थे वो दोस्तों थोड़ा सा बाहर दिखने लगे। तो व्यक्ति समझ गया कि यह जो है किसी राजघराने की लड़की है और उसने काफी सोना चांदी पहन रखा था। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको उसकी कत्ल कर उसके सारे सोने चांदी का दोस्तों हड़प लिया। बाद में वो व्यक्ति पकड़ा गया और उसने क्या किया, उस स्थान पर ले गया जहां पर रजिया सुल्तान को उसने दफनाया था और तब पता चल सका कि जो रजिया की कब्र है वो यहाँ पर है। सीख दोस्तों क्या मिलती है, सीख ये मिलती है कि रजिया ने अपने पराक्रम से, अपनी कूटनीति से, अपने प्रभाव से उस महिला होने का गौरव हासिल किया जो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका दोस्तों बनी। ठीक है दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं मैंने सभी आपको बता दिए। और आपको कैसे लगी हमारी आज की वीडियो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का जरूर हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।